आज लेक्चर नंबर 26 है। लास्ट टाइम जो है वो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको प्रूव किया था मैथमेटिकली, ठीक है। आज उसी को हमने ज़रा कंटिन्यू करना है आगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अब बेसिकली फ्लक्स जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी उस दिन, वो आपने क्या की थी कि फाई ई डॉट ए या फाई ई जो है वो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये हमने कैलकुलेट की थी। तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं वो किसी जगह पर फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं अगर उनकी डेंसिटी ज़्यादा या कम हो, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो मॉडल है हमारे पास, इसको क्या लें आप, इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 का हमारे पास मॉडल है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एस। ये कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो सरफेस एस में से पास जो है वो कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली ये फ्लक्स क्या है, ये नंबर ऑफ लाइंस हैं। इट इज़ ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जिस एरिया के अंदर से पास कर रही हैं, उसका मेजर है पासिंग थ्रू सरफेस एस। यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या मेजर कर रहा है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं किसी सरफेस एस के अंदर से, ठीक है। अब वो सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस भी हो सकती है या दूसरी सरफेस, किसी भी शेप की सरफेस जो है वो हो सकती है। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं, इट कुड बी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। These total number of lines can be infinite। तो ये नंबर ऑफ लाइंस जो हैं ये इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, यानी कि कोई लिमिट नहीं है कि उस सरफेस के अंदर से कितनी लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 अप टू एन तक जो है, या इन्फिनिटी तक जो है वो लाइंस जो हैं वो सरफेस एस के अंदर से जो है वो पास
कर सकती हैं। लेकिन जो हमारे पास कोई गिवन सैम्पलिंग रेट हो, यानी कि किसी सैंपल के लिए हम रेट की बात कर रहे हो, तो बट फॉर ए गिवन सैंपल रेट, ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सरफेस या सैंपल के रेट की हम बात कर रहे हो, तो जो फ्लक्स है, द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल तो फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपने ड्रा की हैं, ठीक है, यही है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो उस सरफेस के अंदर में से गुजर रही हैं, क्योंकि जो फील्ड स्ट्रेंथ है, बिकॉज द फील्ड स्ट्रेंथ फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, आप फील्ड की स्ट्रेंथ किससे मेजर करते हैं? उन लाइंस की डेंसिटी से, ठीक है, क्योंकि जो फील्ड, बिकॉज फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल to the density of lines. तो फील्ड की स्ट्रेंथ का आपको, ये तो चीज़ आपने पहले पढ़ी है कि वो किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ लाइन, भाई कितनी लाइंस जो हैं वो उसके अंदर से पास जो हैं वो कर रही हैं, या कितनी लाइंस जो हैं वो मौजूद हैं। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो ये फ्लक्स है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ लाइंस हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है। देयरफॉर we can say about flux that the number of lines per unit area, कि कितनी लाइंस पर यूनिट एरिया जो है वो पास कर रही हैं। इसलिए अब जो आपके पास इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो E डॉट डी ए है, ठीक है, इन इक्वेशन 1 E डॉट डी ए, ये जो इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है, ये E डॉट डी ए बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं पासिंग पर यूनिट एरिया, ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये E डॉट ए जो है इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस, तो ये E डॉट डी ए बेसिकली फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स जो है ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लाइंस के पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट डी ए, जो कि पास कर रही हैं एरिया एलिमेंट डी ए में से। ठीक है, ये E डॉट ई डी है, यानी कि इस एरिया, ये भी मैं एक की बात कर रहा हूँ, वो तो यहाँ पर तो आपने पूरी सरफेस की बात करी, यहाँ पर सिर्फ हम एक एरिया एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ लाइंस उसके अंदर से पास कर रही हैं, ये E डॉट डी है एक्चुअली प्रोपोर्शनल है किसके,
जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं उस एरिया एलिमेंट के अंदर से। ठीक है, अब वो जो सरफेस होगी आगे आपके पास, उसको आपने इन छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये सारे एरिया एलिमेंट्स जो हैं इनको आप यूं भी लिख सकते हैं कि E1 डॉट DA1 प्लस E2 डॉट DA2 प्लस E3 डॉट DA3 अप टू सो ऑन EN डॉट DAN, और उसकी ले लेंगे आप समीशन। ठीक है, जरा मैंने पिछले लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, उसकी समेशन लेंगे, DA को कहेंगे कि दैट इज इक्वल टू 0, तो आपकी समेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, वो इंटीग्रल, क्योंकि पूरी होल सरफेस की बात जो है वो हमने करनी है। ठीक है, अच्छा अब जो आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ये ना डॉट प्रोडक्ट है, ये E और DA की। The dot product picks out the component, तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें आप पिक आउट करते हैं कंपोनेंट DA ऑफ DA along the direction of E। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एरिया के नॉर्मल के क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो फिर आप कौन सा कंपोनेंट पिक करेंगे, आप वो वाला पिक करेंगे DA का जो कि अलॉन्ग होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ E के, यानी कि कोसाइन का एंगल आएगा, यानी कि थीटा 0 डिग्री होगा, तो तब आपकी फ्लक्स जो है वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, पैरेलल होंगे दोनों, तो तब आपकी फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इफ इट इज द एरिया इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू E, वैसे जो एरिया है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर टू E है, क्योंकि ऐसे ही होता है ना सरफेस, ये एरिया हो सकता है या इस तरह ये एरिया हो सकता है। तो अब आपने चाहे अगर इस तरह है तो फिर तो इसमें से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, लेकिन इस तरह है तो फिर ये नॉर्मल है, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और एरिया जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा 0 डिग्री। तो वैसे जो एरिया है, जो वेक्टर एरिया नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देख रहे हैं ना कि ये भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही है ना, और ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही। तो जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस is the number of lines पर यूनिट एरिया। तो जो फील्ड लाइंस हैं, जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की, यानी कि आप डेंसिटी को कब डिफाइन करते हैं, पर यूनिट लेंथ हो, पर यूनिट एरिया हो, डेंसिटी यही होती है ना, या पर यूनिट वॉल्यूम हो। तो यहाँ पर चूंकि आप सरफेस की बात कर रहे हैं, इसलिए जो डेंसिटी या फील्ड लाइंस की वो क्या है, एक्चुअली वो नंबर ऑफ लाइंस हैं पर यूनिट एरिया, कि जो एरिया आपने सरफेस एलिमेंट का लिया हुआ है उसके अंदर से कितनी लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं।
अच्छा, इस सारे से हमें ये पता चलता है कि जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में से, ठीक है, दिस suggests that the flux through the closed surface, कि जो आपके पास फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में से पास कर रहा है, इज ए मेजर ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड इट, is a measure of total charge inside it. तो ये मेजर किस चीज का, कि टोटल चार्ज उसके अंदर, जाहिर बात अब जिस जगह पे चार्ज पड़ा होगा तो उसमें से ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस है तो ये चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पर क्यू, तो इस चार्ज के पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज के अंदर से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के जो डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स हैं उनके अंदर से पास करेंगी। तो इस वजह से जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में, एक्चुअली ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर आप सरफेस के अंदर चार्ज को इनक्लोज करेंगे तो फिर उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास करेगा, क्योंकि चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो होंगी, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं उस सरफेस के डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स के अंदर से पास करेंगी। अच्छा, अब जो आपके पास लाइंस हैं, फॉर द फील्ड लाइंस, हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं दैट ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं, मस्ट पास आउट थ्रू द सरफेस। तो वो लाजमी तौर पर सरफेस में से पास करके, जारी बात है आपने उसको किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो उस सरफेस में से वो पास करेंगी फील्ड लाइंस जो है। मिसाल के तौर पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के एरिया एलिमेंट्स में से पास करेंगी। अब वहां पर अगर आप उसके साथ नेगेटिव चार्ज भी रख दें तो फिर क्या होगा, फिर वो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। आपने पीछे पढ़ा है ना कि जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो और एक तरफ नेगेटिव चार्ज पड़ा हो तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज पे जाकर ख़त्म हो जाती हैं, और उस रीजन में उनके दरमियान में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो और एल्स टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज, या ये टर्मिनेट हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज पे इनसाइड।
ठीक है, इसके लिए मैं एक फिगर बनाता हूँ अब, ठीक है, जिससे हमें ये ज़्यादा इंसाइट आएगी इसकी। सपोज करें कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड आर्बिट्रेरी शेप की क्लोज सरफेस है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये कोई चार्ज पड़ा हुआ है और इधर भी एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये 2q चार्ज है, इसकी वजह से कोई फील्ड E प्रोड्यूस हो रही है और ये चार्ज Q यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये नेगेटिव है, तो यूं जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसको आप कह दें फिगर E, ठीक है। ये देखें सरफेस के अंदर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो टर्मिनेट हो रही हैं, जाके उसके ऊपर जाकर ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, अब ये तो इसके अंदर चार्ज है इस सरफेस के अंदर, लेकिन अगर हम वो केस डिस्कस करें कि जिसमें चार्जेस को सरफेस के बाहर ले जाएं, आप ये तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस हैं, लेकिन अगर चार्जेस को सरफेस से बाहर ले जाएं, ऑन द अदर हैंड, ठीक है जी। अब दूसरा केस हम डिस्कस करने लगे। अ चार्ज, जो चार्ज है उसको आप ले जाएं आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर, will contribute nothing to the total flux. तो ये टोटल फ्लक्स के अबाउट, यानी कि जब आप सरफेस से बाहर ले गए हैं उस चार्ज को, अब वो सरफेस के अंदर तो नहीं है, तो फ्लक्स तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस में से पास करें तो सरफेस के अंदर ही नहीं है, तो वो फिर कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टुवर्ड्स द फ्लक्स। Since the field lines pass in one side, तो फील्ड लाइंस जो हैं वो पास करेंगी एक साइड पे, एंड आउट टू द अदर साइड, और दूसरी साइड से वो बाहर की जानब जो है वो निकल जाएंगी, ठीक है। एक साइड से एंटर होंगी और एक साइड से दूसरी जानब निकल जाएंगी, एज शोन इन फिगर बी। अब मैं यहाँ पर एक फिगर बी जो है उसको बनाता हूँ। आप देखें कि ये हमारे पास एक आर्बिट्री सरफेस है, ये फिगर बी आ गई। अब ये यहाँ से ये चार्ज क्यों बाहर की तरफ पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से ये फील्ड ई है, तो यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजर रहा, एक साइड से गुजरेंगी, ठीक है, और दूसरी साइड से बाहर की तरफ जो है वो निकल आएंगे, तो कोई ये टुवर्ड्स फ्लक्स जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जब चार्ज बाहर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए चार्ज का अंदर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
सरफेस के, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही तब है जब सरफेस हो तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, तो एरिया कब होगा, व्हेन यू हैव ए सरफेस। जब सरफेस ही कोई नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वो जितनी लाइन एक साइड से गुजरी हैं उतनी दूसरी से गुजर जाएंगी बस, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कोई फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब आप सपोज करें कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, इन दी केस ऑफ ए चार्ज Q एट द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज Q है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, यानी कि किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्टडी कर रहे हैं कि स्फेरिकल सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है। तो द फ्लक्स ऑफ E through the spherical surface of radius r is, अब आप देखें कि ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, यानी कि स्फीयर की सरफेस क्या होगी, एक क्लोज सरफेस होगी। तो E डॉट डी ए इज इक्वल टू, अब इसके अंदर मैं अगर E की वैल्यू रखूं, अब ये यहाँ पर E की वैल्यू कौन सी होगी, पॉइंट चार्ज की, ठीक है, E पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर, क्योंकि चार्ज ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ। तो जब चार्ज ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ तो वो किस तरह बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के तौर पर उसकी 1/r स्क्वायर से उसकी फील्ड जो है वो वेरी करेगी। तो यहाँ पर ही हम वैल्यू रखें अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर डॉट, अब एरिया, नाउ वी नीड द एरिया इन स्फेरिकल सिमेट्री, यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें एरिया की वैल्यू जो है वो चाहिए। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर एरिया जो है इस स्फेरिकल सरफेस का वो r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई r यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, r साइन थीटा डी फाई r यूनिट वेक्टर। तो यहां से अब आप देखें कि जो कैंसलेशन है ये आर स्क्वायर से जो है वो कैंसल हो जाएगा। तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r डॉट r साइन थीटा डी फाई। तो r डॉट r जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
दैट इज इक्वल टू 1 और ई डॉट डी ए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास दो इंटीग्रल बच जाते हैं, साइन थीटा डी थीटा जो 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा और 0 से 2 पाई तक डी फाई। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करें अगर, तो ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू पाई बाई 2 साइन की क्या होती है इंटीग्रेशन, कॉज ऑफ थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा, और इधर से इसकी होगी डी फाई, फाई 0 से 2 पाई। तो ई डॉट डी ए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस काज पाई बाई 2 माइनस प्लस काज 0 डिग्री, और इधर ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई माइनस 0। ई डॉट डी ए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 0 हो जाएगा और प्लस 1 2 पाई। तो ई डॉट डी ए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, ये 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो ई डॉट डी ए आपके पास क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब ये 1 ओवर 2 का यहाँ पर फैक्टर ज़्यादा आ गया है, कोई कांस्टेंट। तो लेट अस सी, यहाँ पर लिमिट हमने गलत ले ली, इधर लिमिट जो है वो पाई होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस कॉस पाई, वो -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। तो ये 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा और Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ये चीज़ आपने पहले देखी हुई है, ठीक है जी। ये इक्वेशन जो है, इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये किसी स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस जब ये आपने कैलकुलेशन की है तो इस कैलकुलेशन के अंदर जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। नोटिस that the radius of the sphere cancel out while the surface
एरिया, लेकिन जो सरफेस एरिया है गोज अप एज आर स्क्वायर। तो द फील्ड लाइंस goes down as 1 over r square। आर स्क्वायर से वेरी करती है पॉइंट चार्ज की जो फील्ड है, तो वो 1 ओवर आर से फॉल डाउन कर रही है। तो इसलिए पे जो हमारे पास अब प्रोडक्ट है, सो द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, क्योंकि आर स्क्वायर क्या करेगा वो 1, जब आर स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर से करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट जो है आर स्क्वायर डॉट 1 ओवर आर स्क्वायर की वो प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आ रही है ना, तो ये प्रोडक्ट जो है ये आपस में कैंसल आउट हो रही है, ये खत्म हो रही है। अच्छा, अब यहां पर ये जो सारी आपने डिस्कशन की है, ये इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो यहाँ पर हमने जो क्लोज सरफेस इमेजिन किया है वो एक सफ़ियर को किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप की क्लोज सरफेस जो है वो सफ़ियर ही होगी। सफ़ियर के अलावा और भी किसी शेप की क्लोज सरफेस जो है वो हो सकती है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हमने की है सफ़ियर को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे पास एक सफ़ियर था जिसका रेडियस आर था, और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जितनी उसमें से पास कर रही हैं उनको हमने सॉल्व किया। उसमें डीए की वैल्यू जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है उसकी वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट की है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट that all the time the closed surface is a sphere। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो क्लोज सरफेस है वो स्फीयर हो। ठीक है, इट कैन बी एनी क्लोज्ड सरफेस, ये कोई भी क्लोज सरफेस जो है वो हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है वो आपने सफ़ियर की लेनी है, आप क्लोज सरफेस सिलेंडर को भी ले सकते हैं, आप किसी पिल बॉक्स को भी क्लोज सरफेस ले सकते हैं। ठीक है, किसी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को भी आप क्लोज सरफेस जो है वो ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जी हर दफ़ा जो है वो क्लोज सरफेस जो है वो सफ़ियर ही होगा। whatever द शेप, उसकी जोन सी मर्जी शेप हो, it would allow to pass the electric lines of forces through it। तो वो चाहे कौन सी भी शक्ल हो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, किसी तरह की क्लोज सरफेस हो, वो क्या करेगी, वो ये लो करेगी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो क्या करें, वो पास हों, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो पास करें। तो फ्लक्स थ्रू जो एनी क्लोज सरफेस है, फिर द फ्लक्स थ्रू any closed surface
तो जो फ्लक्स किसी वो सरफेस में से पास कर रहा है इनक्लोजिंग द चार्ज इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अब जो Q ओवर M, ये जो क्वेश्चन हमारे पास 1 है एक्चुअली ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है किसको, गाजेस लॉ को। ठीक है, ये जो अभी आपने फ्लक्स की डिस्कशन जो है उससे निकाल ली है, ये बेसिकली गाजेस लॉ को रिप्रेजेंट करती है। और ये अभी मैंने गाजेस लॉ जो है उसको एक तरीके से कैलकुलेट किया। ठीक है, यानी कि हमने एक सफेरिकल सरफेस ली है, एक पर्टिकुलर सरफेस ली है, उसके लिए गाजेस लॉ को कैलकुलेट किया। लेकिन हमने ये गाजेस लॉ जो है इसको जर्नलाइज फॉर्म में भी कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर आपने जो है वो एक सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है, आपने एक पॉइंट चार्ज लिया जो कि ओरिजिन पे पड़ा हुआ था और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया सफेरिकल सरफेस में, उसकी वजह से ई डॉट ई, हमने इसको जर्नलाइज भी करना है। यानी कि एक चार्ज नहीं है, अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस जब होंगे तो फिर जारी बात है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह से भी हमने ये गाजेस लॉ की फॉर्म जो है वो कैलकुलेट करके देखें। अब टाइम ओवर हो रहा है तो इसको फिर मैं कल जो है वो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। ये अभी हमने इसकी 1 चार्ज के लिए निकालना है, इसको हमने नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी निकालना है, तो फिर हमारे पास पूरा गाजेस लॉ जो है वो निकलेगा। ये 1038 अपनी असाइनमेंट लें।